हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। भारत संसाधन एवं उपयोग के सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का पहला प्रश्न है, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है, क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। इस उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है। खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिजों का एक विशेष आर्थिक महत्व औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एवं आधारभूत जरूरत होती है। इसके अभाव में न तो किसी उद्योग एवं न किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकती है। अगला प्रश्न है, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझावे। उत्तर हो जाएगा, वैसे खनिज जिनमें धातु अंश का अभाव होता है और भंगुर प्रकृति के होते हैं अधात्विक खनिज कहलाते हैं। इन पर चोट मारने पर ये टूट जाते हैं। डोलामाइट, हीरा, अभ्रक, चूना पत्थर इत्यादि इसी के उदाहरण हैं। इसमें लाइमस्टोन का सर्वाधिक औद्योगिक महत्व है। अगला प्रश्न है, धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है? उत्तर हो जाएगा, धात्विक खनिज के दो पहचान निम्नलिखित हैं। पहला, इसको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। दूसरा, इसे पीट कर तार बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा, खनिज सभ्यता संस्कृति के आधार स्तंभ है। इसके बगैर उद्योगों का विकास नहीं किया जा सकता है। चट्टानों के निर्माण में इसकी भूमिका होती है। 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है, पर इसमें 30 खनिज का आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं। पहला, मैग्नीज का उपयोग पर प्रकाश डालिए। उत्तर हो जाएगा, मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। इस्पात निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूखा सेल बनाने में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग सहित रंगने को तैयार करने में यह उपयोगी है। मोनाजाइट भारत में कहाँ उपलब्ध है? उत्तर हो जाएगा, मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों के तटीय भागों में इस खनिज का उत्खनन हो रहा है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन कौन से फसलें उगाई जा सकती है? उत्तर हो जाएगा, वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेप से होता है जलोढ़ मृदा कहलाती है। इस मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना एवं दलहन के लिए काफी उपयोगी है। इसके साथ ही इस मिट्टी में आलू एवं विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी काफी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भूक्षरण किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना क्षरण कहलाता है। भूक्षरण कई प्राकृतिक कारकों यथा गतिशील जल 147, हिमानी तथा सामुद्रिक लहरों द्वारा नियंत्रित तथा प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बतावे। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं? उत्तर है, जलोढ़ मृदा का विस्तार वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा असम है। इस मृदा में गन्ना, चावल, मक्का, दलहन जैसी फसलें उगाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा, मृदा निर्माण के प्रमुख मुख्य घटक 5 इस प्रकार है। स्थानीय जलवायु, पूर्ववर्ती चट्टानें एवं खनिज कण, वनस्पति एवं जीव, भू आकृतियां एवं ऊंचाई तथा मृदा निर्माण में लगा समय। अगला प्रश्न है, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर करें। खादर मिट्टी नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर कहा जाता है और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है।
पर बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण के कोई प्रभावी उपाय बताइए। मृदा संरक्षण के प्रभावी उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, फसल चक्रण पद्धति अपनाकर मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। दूसरा, रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक व कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मृदा संरक्षण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। उत्तर हो जाएगा, फसल चक्रण मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगने से मृदा के पोषक तत्वों में कमी हो जाती है। इसे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, इसलिए फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा, जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई कर कृषि कार्य किया जाता है तो उसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई देती है। इस प्रकार के खेतों के पोषणीय तत्व जलों के साथ नहीं बहते हैं, मृदा की उर्वरता बनी रहती है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, सुंदरलाल बहुकुआ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे। अगला प्रश्न है, वन का पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा, वन प्रकृति का अनुपम उपहार है जिसके आंचल में मानव आदिकाल से पोषित होता रहा है। वन जलवायु का सच्चा मानक है। एक तरफ वन की भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरे को रोकती है तो दूसरी तरफ अच्छा वर्षा भी कराती है। यह वन्य प्राणियों को भी आश्रय प्रदान करती है तथा वन्य प्राणियों के साथ ही मानव को भी अनेक आवश्यक जीवनदायिनी वस्तुएं देती है। जीवमंडल में जीवों और जलवायु को संतुलित स्थिति प्रदान कर संतुलित पारिस्थितिका तंत्र का निर्माण में सर्वाधिक योगदान करती है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो उत्तर हो जाएगा, पेट्रोलियम एक शक्ति साधन है जिसका हमारे जीवन में अधिक महत्व है। इसका मुख्य उपयोग यातायात के साधनों में ईंधन के रूप में है। इसके अलावा औद्योगिक मशीनों में संयोजक के रूप में होता है। पेट्रोलियम का उपयोग वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग, कीटनाशक दवा एवं कृत्रिम रबर बनाने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। तो चलिए समझते हैं पहले जैव संसाधन क्या होते हैं। जीवमंडल में विद्यमान जीव जैसे पक्षी, मछलियां, पेड़ पौधे और मनुष्य जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इनमें अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये सजीव होते हैं, इनमें वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है। अजैव संसाधन वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, चट्टानें, मिट्टी, नदियां, पर्वत इत्यादि अजैविक संसाधन कहलाते हैं। इनमें वृद्धि नहीं होती है। इनके उपयोग से इनका भंडारण समाप्त हो सकता है। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, आज के वैज्ञानिक युग में तकनीक का महत्वपूर्ण साधन है। तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है। तकनीक के बल पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने पर भी कोई देश विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए जापान को लिया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन की कमी के बावजूद इस देश ने अपने तकनीक एवं विवेक के आधार पर स्वयं को विकसित देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। इससे संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय बताएं। उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को
अधिक उपयोग में लाना चाहिए, जिससे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का भंडार बचाया जा सकता है। दूसरा, अनावश्यक उपयोग कम करना चाहिए। तीसरा, सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग करना चाहिए। अगला, खान से कोयला और पेट्रोलियम निकालने के लिए तकनीक को विकसित करना चाहिए, जिससे कि खनन के समय बड़ी मात्रा में ईंधन नष्ट न हो पाए। और जहां तक संभव हो बिजली बचाने का प्रयास करें। ऊर्जा की बचत ही संरक्षण है। अगला प्रश्न है, भारत में विभिन्न प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं? उनके नाम लिखें, किसी एक का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, भारत में धरातलीय स्वरूप में अंतर, मिट्टी एवं जलवायु की विविधता के कारण विविध प्रकार के वन उगते हैं। भारतीय वनों को निम्नलिखित प्रकार में बांटते हैं: उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन या सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन, शीतोष्ण पर्वतीय वन या कोणधारी वन, डेल्टाई वन या ज्वारीय वन, और मरुस्थलीय वन या कटीले वन। चिरहरित वन या सदाबहार वन। चिरहरित वन सघन होते हैं, इनमें लकड़ियां कड़ी होती है। अधिक तापमान, अधिक वर्षा और दलदली भागों में उगने के कारण इन्हें काटना और काम में लाना कठिन होता है। एबोनी और महोगनी इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा, वन्य जीवों के ह्रास के निम्न प्रमुख 4 कारण हैं। पहला, वन्य प्रदेश के कटने के कारण वन्य जीवों के आवास कम होते जाना, वन्य जीवों का लगातार शिकार किया जाना, कृषि में अनेक रसायनों का प्रयोग ने भी कई वन प्राणियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर दिया है। प्रदूषण के कारण भी वन एवं वन्य प्राणियों का ह्रास हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित से संबंध एक खनिज का नाम लिखें। तो उत्तर हो जाएगा, बाबा बुदन पहाड़ी में लौह अयस्क, बगरू पहाड़ी में बॉक्साइट, कोलार में सोना, ढाली राजहरा में लौह अयस्क, घाटशिला में तांबा, बैलाडीला में लौह अयस्क, कोडरमा में अभ्रक, रियासी क्षेत्र में तांबा। अगला प्रश्न है, लौह अयस्कों के नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा, लौह अयस्क मुख्य रूप से 4 रूपों में पाए जाते हैं, जो निम्न है: हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एवं अंडेराइट। अगला प्रश्न है, अभ्रक का उपयोग क्या है? उत्तर हो जाएगा, अभ्रक विद्युत रोधी खनिज है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण निर्माण में इसकी सर्वाधिक उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त इसका अबीर गुलाल बनाने तथा आयुर्वेदिक दवा निर्माण में भी होता है। अगला प्रश्न है, लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा, लौह उत्पादक प्रमुख राज्य है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोंग, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि। अगला प्रश्न है, कोयला के 4 प्रकारों के नाम लिखिए। तो कोयला के 4 प्रमुख प्रकार है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। अगला प्रश्न है, गोंडवाना क्षेत्र के कोयले मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा, इस समूह में 96% कोयले का भंडार शामिल है, जो हमारे देश में मिला है। इसका निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। यह मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं: दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी एवं वार्धा गोदावरी घाटी। अगला प्रश्न है, लौह अलौह खनिज में अंतर बताएं। उत्तर हो जाएगा, लौह खनिज जैसे मान लीजिए इसमें लौह का अंश पाया जाता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, निकिल और कोबाल्ट लौह अयस्क के अंतर्गत आते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के इस्पात बनाने में किया जाता है। दूसरा हो जाएगा अलौह खनिज, जैसे इसमें लौह अंश नहीं पाया जाता है। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, अभ्रक, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम आदि। इसका उपयोग जेवर, सिक्के, बर्तन, बक्सा, तार आदि बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर खनिज पेटी का क्या महत्व है? उत्तर हो जाएगा, यह खनिज पेटी मुख्यतः नीस तथा ग्रेनाइट शैलों से युक्त है। यह देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ कोयला, अभ्रक, लौह अयस्क, यूरेनियम आदि मिलता है। इस पेटी के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल शामिल है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस तरह एक उपयोगी खनिज है? इसकी प्राप्ति किन चट्टानों से होती है? झारखंड के किन जिलों में इसकी विकसित खाने हैं? उत्तर हो जाएगा,
बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है जिसका उपयोग वायुयान बनाने, बिजली के तार बनाने तथा बर्तन में किया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने और खनिज तेल साफ करने में भी किया जाने लगा है। बॉक्साइट की प्राप्ति लेटेराइट चट्टान से होती है। बॉक्साइट का भंडार झारखंड के पलामू और लोहरदगा जिले में पाया जाता है, जहां से निकलकर रेल मार्ग द्वारा मुरी पहुंचाया जाता है। यहाँ की खाने विकसित है। भारत बॉक्साइट का निर्यात जापान, ब्रिटेन और जर्मनी को करता है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? उत्तर हो जाएगा, भारत में कोयला उत्खनन 1774 में प्रारंभ हुआ, परंतु व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन 1839 ईस्वी में हो रहा है। स्वतंत्रता के बाद कोयले के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। अभी भारत का स्थान विश्व की कोयला उत्पादक देशों में 8वां है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। वायुयान निर्माण में, विद्युत उपकरण के निर्माण में, घर साज सज्जा के साधनों के निर्माण में, बर्तन बनाने में, सफेद सास रासायनिक वस्तुएं बनाने में। अगला प्रश्न है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? उत्तर हो जाएगा, भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। मैदानी तटीय स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र हैं। यहाँ की मृदा बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से निर्मित है। ई रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा स्रोतों के किस प्रकार से बांटा गया है? उत्तर हो जाएगा, संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा के 2 स्रोत हैं, जैविक ऊर्जा और अजैविक ऊर्जा स्रोत। मानव एवं प्राणी शक्ति को जैविक तथा जल शक्ति आदि को अजैविक ऊर्जा शक्ति के स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, हॉट स्पॉट्स के निर्धारण का मुख्य शर्त क्या है? तो इसके निर्धारण की मुख्य शर्तें हैं, देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारण, ऐसी प्रजातियां जो अन्य और कहीं नहीं पाई जाती है, अधिवास पास पर अतिक्रमण की सीमा निर्धारित करना। अगला प्रश्न है, भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं? उत्तर हो जाएगा, पवन ऊर्जा के विकास हेतु निम्नलिखित राज्यों में अनुकूल परिस्थितियां हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्रों में कार्यरत एक जलयान है जो समुद्र क्षेत्र में जल के भीतर तेलकूप की खुदाई का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, ताप शक्ति क्यों समाप्य संसाधन है? उत्तर हो जाएगा, ताप शक्ति का स्रोत कोयला है। कोयला का निर्माण लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, किंतु कोयले का उपयोग तेजी से हो रहा है। इसका भंडार सीमित है, अतः ताप शक्ति समाप्य संसाधन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों में अवस्थित है? हीराकुंड, तुंगभद्रा एवं रहिंद। उत्तर हो जाएगा, परियोजना अवस्थित वाले राज्य हीराकुंड उड़ीसा, तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश, रिहंद उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, बढ़ते प्रदूषण ने भी वन्य जीवों के ह्रास में अपनी भूमिका निभाई है। पराबैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव द्वारा वन्य जीवों एवं वनों को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण ने भी वन्य जीवों के जीवन को गंभीर संकट में डाल दिया है। इसलिए वन एवं वन्य जीवों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना का क्या महत्व है? उत्तर हो जाएगा, यह विश्व के सर्वोच्च बांधों में से एक है। इस पर 4 शक्ति गृह बनाए गए हैं, एक भाखड़ा में, 2 गुंगवाल में और एक कोटला में स्थापित है। यह 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करता है। यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में कृषि एवं उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा के वे सभी पुराने स्रोत जिसे हम सैकड़ों वर्षों से प्रयोग कर रहे ऊर्जा के पारंपरिक
स्रोत कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। इसे जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता है तथा ये समाप्य संसाधन है। अगला प्रश्न है 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम है गिद्ध, गिर सिंह, धूसर बगुला, पर्वतीय बटेर, हरा सागर कछुआ, लाल पंडा, भारतीय कुरंग, सारंग, श्वेत सारस और कृष्ण सारस। अगला प्रश्न है चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? तो उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। इसका 76% उपयोग सीमेंट उद्योग में, 16% उपयोग लौह इस्पात उद्योग में, 4% उपयोग रसायन के उद्योग में तथा 4% उपयोग उर्वरक, कागज तथा चीनी उद्योग में होता है। अगला प्रश्न है परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है? उत्तर हो जाएगा वर्तमान समय में परमाणु शक्ति ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। यह विभिन्न खनिजों से प्राप्त होते हैं जिसमें डेल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट आदि आणविक खनिज प्रमुख है। अगला प्रश्न है कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? उत्तर हो जाएगा हिमालय यव जो चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है की पत्तियां नीो, छालों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है। इस टैक्सोल रसायन से निर्मित दवा कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए कैंसर रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से प्रमुख कारक है? उत्तर हो जाएगा जल विद्युत उत्पादन के प्रमुख कारक निम्न है। पहला लगातार बहती हुई जलधारा, नदी मार्ग में तीव्र ढाल, जल की धारा में तेज गति, प्राकृतिक जल प्रपात, सघन औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र, पर्याय पूंजी निवेश, परिवहन के साधन, प्राविधिक ज्ञान एवं अमर ऊर्जा स्रोत का अभाव। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? यह किस नदी पर है? इससे किस क्षेत्र का आर्थिक विकास हुआ है? उत्तर हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। यह सतलज नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों को लाभ मिला है। इससे कृषि और उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। इस परियोजना से 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर देश में हरित क्रांति लाने में मदद मिली है। जल विद्युत उत्पादन के द्वारा उन राज्यों में लघु एवं कुटीर उद्योग का जाल बिछ गया है। अगला प्रश्न है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा प्राप्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो समझते हैं पहले नवीकरणीय संसाधन। वातावरण में पाए जाने वाले वे सभी संसाधन जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, झील, तालाब, नदियां, मछलियां, पेड़ पौधे, वन्य पशु पक्षी, ये सभी नवीकरणीय संसाधन हैं। अनवीकरणीय संसाधन इसके अंतर्गत वे सभी संसाधनों को रखा गया है जो धात्विक हो या अधात्विक एक निश्चित भंडार के रूप में पृथ्वी के अंदर जमा होते हैं। इन्हें कृत्रिम रूप से पुनः बनाया जाना संभव नहीं है, अतः एक बार इसके भंडार समाप्त हो जाने पर कठिनाई होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज आदि। ये अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है वन महोत्सव एवं बाघ परियोजना क्या है? उत्तर हो जाएगा वन महोत्सव वन संरक्षण एवं वन विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके प्रतिवर्ष नए वन लगाए जाते हैं। 1952 ईस्वी में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। 1952 ईस्वी से ही गोष्ठियाँ होती है। इसमें वन के महत्व पर चर्चा की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है और आगे की योजना बनाई जाती है। बाघ परियोजना बाघ जैसे महत्वपूर्ण वन्य जीव की सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए बनाई गई योजना है। इसके अंतर्गत 27 बाघ अभयारण्य हैं, जैसे झारखंड में कार्बेट, उत्तराखंड में कार्बेट, झारखंड में बेतला, मध्य प्रदेश में कान्हा, उड़ीसा में नंदकानन अभयारण्य बनाए गए हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि दिनों दिन बाघ की संख्या में वृद्धि होने लगी है। अच्छा परिणाम मिलने लगा है। अगला प्रश्न है
सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? उत्तर, सूर्य से आने वाली किरणें जब फोटो वोल्टाइक सेलों पर पड़ती है तब सूर्य किरणें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। कम लागत में अधिक ऊर्जा प्राप्त करने की एक अनोखा साधन है। भारत के पश्चिमी भाग गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा का अपार संभावना है। भारत में नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा, भारत में प्राय नगर एवं कल कारखाने नदियों के किनारे अवस्थित है। इन नगरों के गंदे जल और कल कारखाने के कचड़ों को प्राय नदियों में ही गिरा दिया जाता है। साथ ही कृषि के उपयोग किए जाने वाले रसायनों, उर्वरक, कीटनाशक के जल में मिल जाने के कारण भी नदियां का जल प्रदूषित हुआ है। अगला प्रश्न है, भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है? गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा, भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी को निम्न 3 वर्गों में रखा गया है। बलुई मिट्टी, इसमें पंख की उपेक्षा बालू का प्रतिशत अधिक होती है, यह जल अधिक सोखती है। दूसरा है चिकनी मिट्टी, इसमें पंख की प्रतिशत अधिक होती है, यह मिट्टी सूखने पर कड़ी हो जाती है। तीसरा है दोमट मिट्टी, इसमें बाल और पंख की मात्रा बराबर होती है, कृषि के लिए यह मिट्टी अच्छी मानी जाती है। गंगा के मैदान में सामान्यतः यह मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई तेल उत्पादन क्षेत्र का परिचय दें। उत्तर हो जाएगा, 1973 में बंबई द्वीप के निकट अरब सागर में सागर तल के वेधन कर तेल निकाला जाता है। यह तेल क्षेत्र मुंबई हाई के नाम से प्रसिद्ध है, जो समुद्र तट से 115 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ सागर सम्राट नामक जल मंच बनाया गया है, जिससे तेल की खुदाई में सुविधा मिलती है। यह महाराष्ट्र का एकमात्र तेल उत्पादक केंद्र है। इसने 1974 में तेल उत्पादन द्वारा शुरू किया। आज भारत के सर्वाधिक तेल उत्पादन क्षेत्र यही है। अगला प्रश्न है, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर हो जाएगा, इस परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य है समन्वित रूप से नदी घाटियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करना। इसमें बाढ़ का नियंत्रण, मृदा अपरदन को रोकना, सिंचाई एवं पीने के लिए पानी, उद्योगों, गांवों एवं नगरों के जल विद्युत उत्पादन, अंतःस्थलीय जल परिवहन और कई अन्य सुविधाएं जैसे मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण और मत्स्य के विकास शामिल है। अगला प्रश्न है, अभयारण्य क्या है? किन्हीं 2 के नाम लिखे और उनकी स्थिति बताएं। वन्य अभयारण्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें भविष्य में लुप्त होने से बचाने के लिए सरकारी स्तर पर कई प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। उन्हीं में एक वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किया जाता है, जिसमें सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी पशु या पक्षी को मारना, शिकार करना या पकड़ना वर्जित होता है। भारतवर्ष में कुल 513 अभयारण्य स्थापित है, जिसमें असम राज्य का काजीरंगा और अरुणाचल प्रदेश का नामदफा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा क्यों दी जाती है? तो पृथ्वी के 71% भाग पर जल की उपस्थिति के कारण यह आंतरिक से नीले रंग का दिखलाई पड़ता है। यही कारण है कि इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वन विनाश के 2 मुख्य कारकों का उल्लेख करें। उत्तर हो जाएगा, वन विनाश के 2 मुख्य कारण इस प्रकार हैं। बढ़ती जनसंख्या, इसके कारण जलावन, फर्नीचर, मकान इत्यादि आदि में लकड़ी के लिए वनों का विकास हो रहा है। दूसरा है आवासीय क्षेत्रों का प्रसार। आवास के क्षेत्र इतना बढ़ गया है कि लोग अब जंगल के क्षेत्रों में आवासों के विस्तार कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम अंकित कीजिए। तो झारखंड राज्य का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित है, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा तथा रामगढ़। अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का नाम निर्दिष्ट करें। तो भारत स्थित 4 तेल शोधक कारखाने निम्न है, डिगबोई, तारापुर, बरौनी, हल्दिया। अगला प्रश्न है, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पर उपयोगी मानी जाती है? तो पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। कौन सी कृषि उपयोगी मानी जाती है? तो पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित कर की जाती है। अगला प्रश्न है, वनों का ह्रास के 4 कारणों को लिखे। तो उत्तर हो जाएगा, पर्यावरण की दृष्टि से भारत में जितना वन रहना चाहिए उसका 2/3 भाग ही बचा है। वन ह्रास के कई प्रमुख कारण देखने को मिलते हैं, जैसे पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा की कमी के कारण वन क्षेत्र कम मिलता है। पंजाब, हरियाणा
के क्षेत्रों में बचे वनों को काटकर उस पर खेती की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ काटा जाता है। वनों में स्वतः आग लगने से बड़े पैमाने पर वनों का नाश हो जाता है। अगला प्रश्न है, दो परंपरागत और दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे और उनकी विशेषताएं बताएं। तो ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, पहला परंपरागत ऊर्जा स्रोत, दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो समझ लेते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जैसे लकड़ी, कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक की तथा विद्युत। इसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार सीमित है। समाप्त हो जाने वाले शक्ति के साधन और नवीकरणीय है। दलिता उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। दूसरी ओर गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा तथा बायोगैस ऊर्जा। ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं और आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार इसका उत्पादन बढ़ाया और उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, विकास की ऐसी परियोजना जिसमें विकास के कई उद्देश्यों के साथ साथ पूर्ति हो सके बहुउद्देशीय परियोजना कही जाती है। आजादी के बाद देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए नदी घाटी परियोजना पर बल दिया जाता है। इस परियोजना के कई उद्देश्य हैं जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, सिंचाई एवं पीने योग्य जल की आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों को जलापूर्ति, मत्स्य पालन, वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन, परिवहन आदि। अगला प्रश्न है, भूस्खलन के क्षेत्र लिखिए। भारत के मध्य प्रदेश में चंबल नदी का द्रोणी, उत्तर प्रदेश में आगरा, इटावा और जालौनी जिलों में, तमिलनाडु के दक्षिण व उत्तरी अखाट, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, चिंगलीपुट, सलेम और कोयम्बटूर जिलों में भूस्खलन क्षेत्र अधिक है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक और ग्रीन बुक क्या है? उत्तर हो जाएगा, भारत की दो संस्था बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वन अनुसंधान ने मिलकर 1970 में भारत की संकटग्रस्त वन्य जीवों की प्रजातियां की एक सूची तैयार की थी। इस सूची को ही रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसी प्रकार ऐसे पौधों को जो कम संख्या में पाए जाते हैं या विलुप्त होते जा रहे हैं उनकी एक पुस्तक तैयार की गई है जिसे ग्रीन बुक कहा जाता है। विलुप्त हो रहे संकटग्रस्त वन्य जीवों या पौधों की जानकारी इसलिए की जाती है ताकि उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा सके। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण हैं? तो भारत में अनेक ऐसी नदियां हैं जो एक से अधिक राज्यों के बीच से होकर बहती हैं। उत्तर भारत में गंगा, पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत में कृष्णा, गोदावरी आदि अनेक ऐसी ही नदियां हैं। विकास के इस दौर में सिंचाई, मत्स्य पालन, बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण आदि कार्य नदी से ही जुड़ा हुआ है। एक से अधिक राज्य के बीच नदी जल के इस आयोग को लेकर कभी कभी आपस में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में सहयोग रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए। भारतीय परंपरा का वन और वन्य जीवों के साथ अभिन्न संबंध रहा है। पौराणिक ग्रंथों, कर्म कांडों में वनों और वन्य प्राणियों का काफी महत्व दिया गया है। धार्मिक अनुष्ठानों में लगभग 100 पौधे की प्रजातियां का प्रयोग हमारे रीति रिवाजों में वनों के महत्व को ही बताता है। सम्राट अशोक ने तो वन्य जीव जंतुओं के शिकार पर रोक लगा दिया था। बाबर और जहांगीर के उल्लेखों में भी प्राकृतिक संरक्षण के उल्लेख मिलता है। मुगल चित्रकला में भी वन एवं वन्य प्राणियों के प्रेम की बात पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण के 4 उपाय बताएं। वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित 4 उपाय किए जा सकते हैं। पहला है, जिन क्षेत्रों में वन काटे गए हैं उन्हें पुनः वृक्षारोपण किया जाए, वन क्षेत्रों का विकास किया जाए अर्थात नए क्षेत्रों में वृक्ष लगाए जाए। वन संरक्षण के लिए एक निश्चित नीति हो और नियम का सही ढंग से पालन किया जाए। वृक्षों में लगने वाले पर्यावरणीय को संतुलित बनाए रखने के लिए लगने वाले बीमारियों से बचाव की व्यवस्था की जानी चाहिए। संतुलित बनाए रखने के लिए किसी भी देश को कल सफल का 33% भाग पर वन का विस्तार होना आवश्यक है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए कारगर उपाय क्या हो सकते हैं, लिखे। जल सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक संसाधन है। इसके
प्रदूषित होने से सबका जीवन खतरे में पड़ सकता है। अतः जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित कारगर उपाय किए जा सकते हैं। पहला है, बड़े बड़े नगरों के कूड़ा करकट मल आदि को निकट में बहने वाली नदी, तालाबों, झीलों या अन्य जलाशयों में न गिराया जाए। कल कारखाने के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशयों में न गिराया जाए। तालाबों में कीटनाशक दवाई न छिड़काई जाए। अणु परीक्षण, परमाणु बम विस्फोट, रासायनिक अस्त्रों का प्रयोग पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि इसके कारण जल भी प्रदूषित होती है। अगला प्रश्न है, उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर हो जाएगा, उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक ऊर्जा। इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम एवं अप्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा स्रोतों के शामिल किया गया है। दूसरा है गौण ऊर्जा। इसके अंतर्गत ऐसे स्रोतों को शामिल किया गया है जो प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त किए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही सब्जेक्टिव प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आप इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।